नमस्कार, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान में बैठा दाऊद, जिसका खुलासा हुआ है भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रचे जाने की जानकारी सामने आ रही है। अंडरवर्ल्ड का सरगना दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मौजूद हैं, इस बात का खुलासा हुआ है। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मौजूद है, कराची के इलाके में, कराची के क्लिफ्टन के पास आईएसआई के सेफ हाउस में दाऊद है। आईएसआई के अधिकारियों और दाऊद के बीच बैठक होने की जानकारी सामने आ रही है। भारत में फिर से अंडरवर्ल्ड का जाल फैलाने की साजिश रची जा रही है। आईएसआई के अधिकारियों ने दाऊद को निर्देश दिए हैं। भारत में तबाही की बड़ी साजिश का सबसे बड़ा खुलासा हम आपको बता रहे हैं। आईएसआई ने दाऊद से कहा है कि बड़ी साजिश रची जाए, जो भी मदद चाहिए मुहैया करवाएंगे। पाकिस्तान में दाऊद बैठा हुआ, खुफिया एजेंसी ने दाऊद और उसके गुर्गों के बीच हुई बातचीत का टेप रिकॉर्ड किया है। बातचीत में भारत के खिलाफ साजिश को अंजाम देने का जिक्र सामने आया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको बता दें। आईएसआई के अधिकारियों ने दाऊद को निर्देशित किया है भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए और तमाम तरह की मदद देने की बात कही गई है। ये तमाम जानकारी इस एक टेप में खुलासा हुआ, उसका जो टेप जो है वो बाहर आया है। अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मौजूद है, इस बात की जानकारी सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि कराची के क्लिफ्टन के पास में आईएसआई के सेफ हाउस में दाऊद की मौजूदगी है, वो चौंकाने वाली है। पाकिस्तान लाख दावे करता है, लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान किस तरह से दाऊद को, आतंक के सरपरस्तों को अपने यहां पर पनाह देता है, भारत में आतंक की कार्रवाइयां करवाता है, यह अब साफ हो गया है। और यह भी सामने आया है कि आईएसआई अधिकारियों और दाऊद के बीच में यह बातचीत सामने आई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओपी तिवारी दिल्ली से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, तो सीधे हम ओपी का रुख कर लेते हैं। ओपी, जिस तरह की जानकारी सामने आई है वो चौंकाने वाली है, ना केवल चौंकाने वाली बल्कि पाकिस्तान की नापाक हरकतों का एक बार फिर से खुलासा हो रहा है। क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? बिल्कुल हेमंत, मैं आपको बता दूं कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही मौजूद है। पाकिस्तान के अभी तक लगातार इस बात को नकारता रहा है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठ एक बार फिर दुनिया के सामने आया है कि दाऊद इब्राहिम जिसको नकारता है वो पाकिस्तान में मौजूद है। पिछले इसी सप्ताह जो इंटरपोल की बैठक हुई थी उसमें भी पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने दाऊद पर चुप्पी साधी हुई थी, लेकिन खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक दाऊद इब्राहिम अभी भी पाकिस्तान में है। सूत्रों ने बताया कि दाऊद इब्राहिम के खिलाफ केंद्र सरकार ने जो कड़े कदम उठाए, मैं आपको बता दूं हेमंत कि साल 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद माफिया और जो अपराधी गठजोड़ था उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर कड़े कदम उठाए गए और डी कंपनी जो सबसे बड़ा गठजोड़ माना जाता था आतंकवाद और माफिया के बीच का, उस पर कड़ी लगाम लगाई गई और आलम यह रहा कि डी कंपनी खत्म होने के कगार पर आ गई। लेकिन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को लगता है कि पंजाब में उन्होंने जो आतंकवादी और अपराधी गठजोड़ का नया समागम शुरू किया है वो लगभग सफल है, ऐसा आईएसआई का मानना है। तो सूत्रों के मुताबिक आईएसआई चाहता है कि एक बार फिर भारत में डी कंपनी अपनी जड़ें जमाए, जिसके जरिए तबाही की पूरी साजिश रची जाए और नेटवर्क पूरी तरह से फैलाया जाए, चाहे वो ड्रग्स का नेटवर्क हो, चाहे वो हथियारों को पहुंचाने का नेटवर्क हो, या फिर स्थानीय अपराधियों के जरिए बड़ी तबाहियों को अंजाम देने का मामला हो। क्योंकि डी कंपनी का जो नेटवर्क है किसी टाइम में भारत में बहुत ही स्ट्रांग अपराधी नेटवर्क माना जाता था, तो अब फिलहाल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी चाहती है कि दाऊद अपना वो नेटवर्क फिर से चलाए, जिसके जरिए आईएसआई अपने हितों को अंजाम दे सके। लेकिन सब बिल्कुल ओपी और झूठ उसका एक बार फिर नकाब हुआ है कि जी बिल्कुल ओपी। और जो मुंबई के बम ब्लास्ट का मुख्य आरोपी, जिसकी तलाश भारत को लगातार इस बात से नकारता रहा, वो पाकिस्तान, दोगला पाकिस्तान, जिसका चेहरा पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से वो आतंक के सरपरस्तों को अपने यहां पर पनाह देता है। और अब लगता है कि पाकिस्तान के पास उसकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था तबाह हो गई और कोई काम बचा नहीं है। दाऊद के जरिए फिर से भारत में किसी आतंकी साजिश को रच रहा है, यह पूरी दुनिया के सामने आ गया है ओपी।
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं हेमंत। तो पाकिस्तान का जो बेनकाब हुआ है चेहरा एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आया। और मैं आपको बता दूं, भारत सरकार जो भी मजबूत सबूत हमारे पास हैं, साक्ष्य हैं और जो खुफिया रिपोर्ट्स हैं, उनके आधार पर एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाएगी पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए कि पाकिस्तान में ही दाऊद मौजूद है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी उसे लगातार फिर वो सारी सुविधाएं मुहैया कराने को कह रही है जिसके जरिए भारत में तबाही को अंजाम दिया जा सके। सबसे बड़ी बात है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को यह स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि अपराधी और आतंकवाद का जो गठजोड़ है उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री के कड़े रुख को देखते हुए केंद्रीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां लगातार ऐसे लोगों पर निगाह रखी हुई हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि डी कंपनी आज की डेट में खत्म होने के कगार पर है, लेकिन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी डी कंपनी को फिर से एक बार उसकी जड़ें भारत में जमवाने की कोशिश करेगी जिसके जरिए वो अपने हितों को साध सके, भारत में एक बार फिर तबाही मचा सके। लेकिन सूत्रों का कहना है चूंकि ये खबर भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास आ चुकी है तो लिहाजा आने वाले दिनों में डी कंपनी और उससे जुड़े हुए लिंकों पर, उनसे जुड़े हुए लोगों पर खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां एक बड़ी कार्रवाई कर सकती हैं हेमंत। लेकिन अब ये जब साफ हो गया ओपी और जो टेप सामने आया है उससे तो ये साफ ही हो गया कि आईएसआई किस तरीके से दाऊद को मदद कर रही है। पाकिस्तान का वो चेहरा जो आप बता रहे हैं पूरी दुनिया ने देखा, वो काला चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ, जो बार बार हम बेनकाब करते रहे हैं पाकिस्तान को। वो दोगला पाकिस्तान जो एक तरफ बात करता है कि हम आतंकवाद से निपटेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर के आश्वासन देता है, वो दोगला पाकिस्तान अपने ही देश में बेनकाब हो गया। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन भारत के लिहाज से इसे देखें तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अब आगे किस तरीके से जो है वो देश की तरफ से बात रखी जाएगी और कहा जाएगा कि ये देखिए ये दोगला पाकिस्तान फिर से बेनकाब हुआ है, इस पर कार्रवाई होनी बेहद जरूरी है। कोई किसी तरह के अगर हम कहें तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से भी कोई एक्शन लिया जा सकता है इस पर। देखिए भारत जो है, जैसा कि हेमंत मैंने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अब जो सबूत एकत्र किए गए हैं, जो दाऊद और उसके सहयोगियों की बातचीत का टेप है, इसके अलावा जो उनकी पूरी साजिश है उस बारे में और थोड़ी मेहनत करके और सारे सबूतों को इकट्ठा करके और हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ एक्शंस करके एक फुल प्रूफ रिपोर्ट एक बार फिर भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच के साथ साझा करेगा और वहां पाकिस्तान को एक बार फिर बेनकाब करेगा कि देखिए पाकिस्तान के खाने के दांत और दिखाने के दांत और हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जहां एफएटीएफ की गृह श्रेणी से बाहर आने के लिए लगातार वो हाथ पैर मार रहा है और अमेरिका समेत तमाम देशों को बताने की कोशिश कर रहा है कि वहां सब कुछ ठीक है, लेकिन सच्चाई यह है कि वहां सब कुछ ठीक नहीं है। वहां आज भी आतंक और भारत के खिलाफ जितने भी अपराधी हैं उनको शरण दी जा रही है। तो इस तमाम सबूतों को भारत सरकार एक बार फिर इकट्ठा कर रही है और दाऊद के इस डोजियर को एक बार फिर पाकिस्तान समेत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साझा किया जाएगा हेमंत। बिल्कुल ओपी, और जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था कि मुंबई बम ब्लास्ट का मुख्य आरोपी जिस पर एनआईए की ओर से इनाम घोषित किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी इसे बेनकाब किया गया था कि भगोड़ा इधर उधर भाग रहा है, अब पाकिस्तान में जाकर के छिपा है और वो पाकिस्तान जो बड़े बड़े दावे करता है वो बार बार पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने बेनकाब हो रहा है। अब एनआईए की ओर से जो जांच उसमें तेजी देखने को मिलेगी। जो सुरक्षा एजेंसियां इस मामले को लेकर के जांच कर रही थी कि आखिर ये भगोड़ा है कहां, अब तो साफ हो गया कि ये भगोड़ा पाकिस्तान में है। बिल्कुल हेमंत, मैं आपको बता दूं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दाऊद के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया है, भारतीय प्रावधानों के मुताबिक उस मुकदमे के तहत ऐसे भगोड़े की, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधी की जिसके खिलाफ उस धारा के तहत नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मुकदमा दर्ज किया है, उसके मुताबिक विदेशों में भी यदि ऐसे अपराधी की कहीं कोई संपत्ति है तो उस देश की सरकार के साथ मिलकर उस संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। सबसे बड़ा प्रावधान है। तो दाऊद सबसे ज्यादा इसी बात से बौखलाया हुआ है कि अगर उसकी जो विदेशों में मौजूद संपत्तियां हैं, अगर भारत सरकार की एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अब विदेश समन्वय के जरिए, इंटरपोल के जरिए इन संपत्तियों को जब्त करना शुरू कर दिया तो उसका नेटवर्क विदेशों में भी बिखरना शुरू हो जाएगा। और यही कारण है कि दाऊद बुरी तरह से बौखलाया हुआ है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी भी बुरी तरह से बौखलाई हुई है कि कहीं उसकी संपत्तियों की कोई लिस्ट भारत सरकार जारी न कर दे और उसमें कहीं क्लिफ्टन में मौजूद या तमाम जो वहां पर गुलिस्ता कॉलोनियां वहां मौजूद, अगर ये भी लगता है कि अब जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से, इसके तमाम गुर्गे उन पर भी लगातार इंटरपोल की और बाकी सुरक्षा एजेंसियों की नजर है।
तो अब जो है ये वहां पर डी कंपनी तो ब्लॉक हो रही है, अब ये किसी और कंपनी के नाम से अपनी करतूत करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो उससे पहले बेनकाब हो गए। बहुत शुक्रिया ओपी तमाम जानकारी के लिए, और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। सबसे बड़ी खबर ये, और इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है राजधानी जयपुर से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, कोटपुतली के इलाके में 3 छात्र लापता होने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। कल शाम घर से स्कूल के लिए बच्चे निकले थे, सीसीटीवी में जाते हुए कैद हुए दिखाई दे रहे हैं। तीनों बच्चे पास में खड़े संदिग्ध कार के पास दिखाई दिए हैं। संदिग्ध कार, और उसके बाद अब परिजनों ने गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया है। सवाल ये कि आखिरकार ये संदिग्ध कार किसकी थी, कहां से आई थी, कौन इसका मालिक है। लेकिन फिलहाल ये सबसे बड़ी जानकारी है कि अनहोनी की आशंका को लेकर के परिजन परेशान हैं, और इन बच्चों के लापता होने को लेकर के एक एफआईआर दर्ज करवाई गई है। हाल ही में दिल्ली में अलवर के 2 बच्चों के शव मिले थे। उसके बाद जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है उसको लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्या चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो है अब वो राजस्थान पर इस तरह के बदमाशों की नजर है। कोटपुतली के इलाके से 3 छात्रों के लापता होने की जानकारी और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं, लापता होने के ठीक पहले की तस्वीरें हैं जब 3 ये छात्र लापता हुए हैं। और इस सीसीटीवी में ये पता चला है कि ये 3 छात्र जहां पर खड़े थे उसके बगल में एक जो संदिग्ध कार है वो संदिग्ध कार नजर आई। वो संदिग्ध कार किसकी थी, इसे लेकर के अभी जांच होना बाकी है। परिजनों की ओर से गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया गया है। हालांकि इसलिए ज्यादा चिंताएं हैं, इसलिए आशंकाएं ज्यादा है क्योंकि अलवर के 2 बच्चों के शव दिल्ली में मिले थे और वहां से कुछ गिरफ्तारी हुई थी। एक बच्चा दिल्ली पुलिस की ओर से महरौली के इलाके से बरामद कर लिया गया था, लेकिन अब कोटपुतली के इलाके से 3 बच्चों के लापता होने की खबर, ये बड़ी खबर है। कल शाम को ये बच्चे घर से निकले थे, उसके बाद से घर नहीं पहुंचे हैं। परिजन जो है वो बेहद चिंतित है और इसे लेकर के पुलिस की तफ्तीश लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ कोटपुतली से संवाददाता हीरालाल फोन लाइन पर। हीरालाल, क्या जानकारी है? ये 3 बच्चे लापता हुए थे, इनका कोई सुराग लग पाया है? जी अहमद, मैं आपको बता दूं कि मामला कोटपुतली कस्बे का है, जहां गोपालपुरा रोड से बुधवार शाम को 3 बच्चे अपने घर से बाहर निकले थे, जो देर शाम तक वापस नहीं लौटे। इस पर है जो परिजनों ने आसपास के इलाके में तलाश भी किया, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा। परिजनों ने है जो पुलिस थाने पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल के आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनको खंगाल रही है। जांच के दौरान एक सीसीटीवी फुटेज में 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं और पास में एक संदिग्ध जो बोलेरो गाड़ी है वो भी दिखाई दे रही है। लेकिन ये सीसीटीवी कहां का, हीरालाल, कोई जानकारी इस सीसीटीवी को लेकर के मिल पाई है? क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, ये जो घटनास्थल है गोपालपुरा जो रोड बताया जा रहा है, जो 3 बच्चे हैं मोलेडा और गोपीपुरा गांव के रहने वाले हैं और 3 बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और अपने घर से है जो निकले थे और 3 बच्चे गोपालपुरा रोड के पास दिखाई दे रहे हैं। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है वो गोपालपुरा रोड की बताई जा रही है। फिलहाल जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इन 3 बच्चों को आसपास के इलाके में और जो संदिग्ध कार बताई जा रही है उसकी तलाश कर रही है। जी, लेकिन हीरालाल, ये कितनी उम्र के बच्चे थे? क्या इनको लेकर के क्या जानकारी अभी तक मिल पाई है और क्या ये आखिरी लोकेशन थी जहां पर ये ट्रेस हुए हैं? जी बिल्कुल, पुलिस के मुताबिक यह आखिरी लोकेशन थी। अभी हाल जो पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि पुलिस आसपास के इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लग रही है उनको तलाश कर रही है, उनकी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि जो 2 बच्चे हैं वो 12 से 13 साल के हैं और एक बच्चा है जो 11 साल का बताया जा रहा है और 3 बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे, जो राम मंदिर नाम से स्कूल बताई जा रही है, उसी में ये 3 बच्चे पढ़ते थे और 3 बच्चे कल बुधवार शाम को एक साथ घर से निकले थे। उसके बाद ये देर शाम तक वापस घर नहीं लौटे। चलिए, बहुत शुक्रिया हीरालाल, लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कोटपुतली से 3 स्कूली बच्चों के गायब होने की खबर है। ये बच्चे लापता हुए हैं, पुलिस जांच कर रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच आरसीए को लेकर के सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव का मामला, और इस पर सबसे बड़ी खबर यह कि आरसीए ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। अभी हाई कोर्ट की तरफ से डबल बेंच ने इस पूरे मामले पर चुनाव पर रोक लगाई हुई है और इसी बीच ये सबसे बड़ी जानकारी, आरसीए ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर सुनवाई की है और हाई कोर्ट की डबल बेंच के फैसले को खारिज कर दिया है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की
सुप्रीम कोर्ट ने सिंगल बेंच से 4 हफ्ते में सुनवाई करके रिपोर्ट मांगी है। अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने मामले की पैरवी की है। समक्ष राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन है, उसकी एसएलपी लिस्टेड थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एसएलपी को अलाउ करते हुए जो राजस्थान उच्च न्यायालय का जो खंडपीठ का ऑर्डर था उसको निरस्त किया एवं एकल पीठ को निर्देश दिए हैं कि आज से 4 सप्ताह के बीच जो रिट याचिका है उसकी योग्यता और इंटरिम ऑर्डर जो दिया गया है उस पे निस्तारण किया जाए 4 सप्ताह के अंदर अंदर। और हमारे साथ इस वक्त सहयोगी राकेश शर्मा हैं फोन लाइन पर। राकेश, आखिरकार क्या माना जाए, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई की है, तो क्या कुछ कहना है सुप्रीम कोर्ट का, और क्या सुप्रीम कोर्ट में इस सुनवाई से आस जगी है कि आरसीए के चुनाव अब जल्द हो पाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए अभी चूंकि जो चुनाव है उन पर रोक रहेगी। चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐसी कोई खास इस निर्णय से नतीजे सामने नहीं आते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच ने जो आदेश जो फैसला दिया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और चूंकि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से याचिका लगाई गई थी और हाईकोर्ट के जो डबल बेंच के फैसले को इसमें चुनौती दी गई थी, तो आरसीए के लिए बड़ी बात यह है कि जो हाई कोर्ट की डबल बेंच का फैसला है उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है खारिज किया है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एकल पीठ को ये निर्देश दिए हैं कि 4 हफ्ते में इस याचिका पर सुनवाई की जाए, देखा जाए कि किस तरीके से याचिका किन मायनों में सही है और किस तरीके का डिसीजन इसमें आना चाहिए। यानी 4 हफ्ते तक अब आरसीए के चुनाव अभी और टले रहेंगे, वो चुनाव नहीं हो पाएंगे जब तक एकल पीठ जो है इस पूरी याचिका की सुनवाई नहीं करती, तब तक चुनाव पर रोक रहेगी। लेकिन राकेश, प्रतीक कासलीवाल जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उनकी तरफ से इस पूरे मामले की पैरवी सुप्रीम कोर्ट में की गई, क्या कुछ तर्क दिए गए? बिल्कुल, जिस तरीके से जो आरसीए लगातार इस मामले को लेकर अदालत में गया था, जब अदालत में ये मामला रोका गया था तो आरसीए को ऑब्जेक्शन था कि आरसीए का ये मानना था कि जो चुनाव करवाए जा रहे हैं वो एक विधिवत प्रक्रिया के तहत करवाए जा रहे हैं और उसमें जो आपत्ति जिन लोगों ने जताई है वो आपत्ति आधार तथ्यहीन है। तो इस बात को जब हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया था वो आरसीए की अपील के विरुद्ध दिया था। अब चूंकि जब आरसीए सुप्रीम कोर्ट में गई है और उन्होंने जो तथ्य वहां सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे हैं उसी के आधार पर जो सबूतों के आधार पर ही कोर्ट ने ये हाईकोर्ट के डबल बेंच के फैसले को खारिज करते हुए ये आदेश जारी किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राकेश, और लगातार नजर बनाए हुए इस खबर पर। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच टोंक से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिला कलेक्टर की सुनवाई में अधिकारियों की लापरवाही टोंक में सामने आई है और इससे यह साफ हुआ कि अधिकारी कितने संवेदनहीन हैं। आखिरकार बैठकों को लेकर के ये अब सामने आया है। अधिकारियों ने जन सुनवाई के दौरान अपने अपने मोबाइल में ही खोए रहे और जन सुनवाई को एक मजाक बना दिया। निवाई में जन सुनवाई दरअसल हुई और इस दौरान अधिकारी मोबाइल में व्यस्त दिखाई दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जिला कलेक्टर जन सुनवाई कर रही थी। सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी इस जन सुनवाई से जुड़े थे, लेकिन मोबाइल देखिए पीछा ही नहीं छोड़ रहा, चाहे वो बैठक हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो या जन सुनवाई हो। ये टोंक में निवाई के अधिकारियों के हाल है। ब्लॉक के अधिकारियों की लापरवाही कैमरे में कैद हो गई और अब ये तस्वीरें सबके सामने आई। निवाई में अधिकारियों ने जन सुनवाई को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है, जबकि होना यह चाहिए था कि जिला कलेक्टर जब बैठक ले रही थी जन सुनवाई को लेकर के संवेदनशीलता दिखाई देती, आम लोगों के काम होते। लेकिन बहरहाल ये तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं। ये दरअसल निवाई की तस्वीरें हैं। टोंक से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर की जन सुनवाई में अधिकारियों की लापरवाही साफ नजर आई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दौलत पारिक फोन पर। टोंक से हमारे संवाददाता दौलत, कैसे आखिरकार इस बैठक का जो तस्वीरें सामने आई है वो क्या बताती हैं कि अधिकारी संवेदनशील नहीं है, लापरवाह है? देखिए, तस्वीरें साफ कह रही है कि अधिकारी लापरवाह है। जिला स्तरीय मासिक जन सुनवाई ये थी, जिला मुख्यालय पर कलेक्टर जन सुनवाई कर रही थी और ब्लॉक से, सभी ब्लॉक से अधिकारी जुड़े हुए थे। निवाई की ये तस्वीरें हैं जहां साफ दिख रहे हैं कि निवाई के जितने भी अधिकारी जन सुनवाई में जुड़े हुए थे वीसी के जरिए, सभी अधिकारी मोबाइल में व्यस्त नजर आए। तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं
तहसीलदार जो है प्रांजल कंवर, उसके अलावा रसद विभाग की प्रवर्तन अधिकारी है कीर्ति शर्मा, हॉर्टिकल्चर के ओम प्रकाश, और ये तमाम जो अधिकारी हैं वो मोबाइल में व्यस्त नजर आए। जिला स्तरीय जो जन सुनवाई थी, इसमें कलेक्टर है वो जिला मुख्यालय से जन सुनवाई कर रही थी। जितने भी परिवादी आते हैं उनको कोशिश ये की जाती है कि मौके पे ही समाधान हो। जो संबंधित जो भी अधिकारी होता है वीसी के जरिए उनसे बातचीत की जाती है और समस्या का समाधान किया जाता है। लेकिन इस जन सुनवाई के जरिए, इन तस्वीरों के जरिए देखा जा रहा है कि कलेक्टर भले ही संवेदनशील हो और कोशिश लगातार समस्याओं के समाधान की कर रही है, लेकिन ब्लॉक स्तर पर जितने भी अधिकारी हैं वो अगर इस चीजों को नहीं समझेंगे, संवेदनशीलता नहीं दिखाएंगे, जो लापरवाही जिस तरह से दिखी है, इस हिसाब से लग रहा है कि इस जन सुनवाई का कोई मतलब नहीं रह जाता। बिल्कुल कोई औचित्य नहीं रहता जब अधिकारी संवेदनशील नहीं होते। और जो सरकार की मंशा है कि अधिकारी तुरंत लोगों की समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं, लेकिन निवाई के अधिकारियों को जनता की समस्याओं से लगता कोई सरोकार नहीं है। जिला कलेक्टर के संज्ञान में यह मामला आया तो देखना होगा कि क्या ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। रेनवाद से बड़ी खबर है जहां पर चोर ने एसबीआई के बैंक में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। जेब से रुपए चोरी किए हैं। व्यक्ति की जेब से जेब कतरे ने रुपए निकाले, 50,000 रुपए निकाले जाने की खबर है। बैंक से एक व्यक्ति अपने पैसे, अपने रुपए निकलवाने के लिए आया था और इसी दौरान इस व्यक्ति के पैसों पर जेब कतरे की नजर पड़ गई। 50,000 रुपए की जेब काटी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।